दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो पेमेंट का सेटअप होता है उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो है साथ में शेयर करूंगा। और इसमें ये जो टोटल पेमेंट का जो सेटअप होता है यानी कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप अपना 3B फाइल करते हैं तो उस टाइम पर आपका जो पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है यानी उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और इसके साथ ही जीएसटी 3B जब आप फाइल करते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, स्पेशली अपने जो लेजर बैलेंस होते हैं उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी ऐसे जो गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जीएसटी 3B फाइल जो मैंने अभी करने से पहले ये मैं आप देखेंगे कि मैंने जो अपनी GSTR 3B जो फाइल की थी 16 नवंबर को मैंने अपनी जीएसटी पोर्टल से 3B को फाइल किया था। और ये जो लेजर बैलेंस आप देख रहे हैं जो GSTR 3B होता है उसको फाइल करने से पहले का ये लेजर बैलेंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर 1274 रुपये का बैलेंस है जो कि IGST अमाउंट के अंदर है, और CGST में 50 रुपये है और SGST में 82 रुपीज़ है। ये तो मेरा कैश लेजर का बैलेंस है, मतलब इसमें था। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे IGST मेरा जीरो है, CGST भी जीरो है और SGST में 15,301 रुपये का अमाउंट यहाँ पे है। तो उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मुझे 3B फाइल करनी थी तो यहाँ पर मेरी जो लाइबिलिटी बनती है 3B के अंदर मेरे को IGST पे करना था 16,372 रुपये का, CGST मुझे पेमेंट करनी थी 566 रुपये की और SGST पेमेंट करनी थी 566 रुपये की। तो टोटल मेरा अमाउंट 17,506 रुपये मुझे पे करना, इसमें GST 3B के अंदर मुझे पे करना था। जो टोटल GST का टैक्सेबल जो होता है टैक्स होता है ये वाला टैक्स मुझे मैं पेमेंट करना था इसमें। तो अब इसका जो पेमेंट का जो सेटअप होता है वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी पोर्टल पे जो पेमेंट सेटअप का रूल होता है यानी कि जब कभी भी आप अपने GSTR 3B जब फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद में ही आपके ये दोनों लेज़र होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का जो बैलेंस होता है इसमें आपको सेटलमेंट होने के बाद रेस्ट अमाउंट जो होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेटअप का रूल होता है इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरी IGST जो मुझे पे करनी है 16,000 की IGST मुझे पे करना है। तो IGST का जो अमाउंट होता है वो किन किन हेड के अंदर से आपको इसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इसमें से IGST जो होता है एक तो ये IGST यानी इसके अंदर हेड में अगर पैसा रहता है तो इससे ये पेमेंट ले सकता है। ये CGST से भी ले सकता है, यानी आप देखेंगे CGST में भी अमाउंट रहता है तो उससे भी ये ले सकता है। और इसके बाद में SGST जो होता है अगर उसमें भी पेमेंट अगर आपका रहता है तो ये IGST की जो लाइबिलिटी होती है आप SGST में से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि IGST अमाउंट जो होता है कि यहाँ पर मेरा जैसे 15,000 का है तो 16,000 मुझे पे करना होता है। तो यहाँ पर मेरे को जो ITC मिला है उसको भी मिला हम लोग, ये वाला जो टोटल अमाउंट होता है इसमें से मैं पे कर सकता हूँ IGST के अंदर से। तो ये तो हो गया कि IGST की अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो इन तीनों हेड के अंदर से वो पेमेंट जिसमें जो है आप पे कर सकते हैं। अब इसके बाद में होता है CGST। अगर आपका जैसे CGST की जो लाइबिलिटी बनती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे CGST की मेरी लाइबिलिटी 500 रुपये की है, 566 रुपये की। तो CGST की लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक तो आप IGST में से ले सकते हैं, अगर आपके पास IGST का जो अमाउंट ये रखा होता है इसके अंदर तो यहाँ से पेमेंट आप इसमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो IGST जीरो है और इसके बाद में CGST जो होती है इसमें से भी आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे CGST भी आप देखेंगे कि मेरी जीरो है, लेकिन यहाँ पे आप जो कैश लेजर होता है उसके अंदर 50 रुपये का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये CGST की जो लाइबिलिटी बनती है केवल दो ही IGST का अमाउंट होता है, IGST की आपकी लाइबिलिटी पड़ी होती है उसमें अगर है आपके पोर्टल में उससे ले सकते हैं, CGST से भी ले सकते हैं। ये तो हो गया CGST के केस में। सेम वही अगर SGST की आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो आप IGST में से ले सकते हैं, मतलब IGST के अंदर आपका यहाँ पर बैलेंस रहता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर तो उसमें से भी आप इसको ले सकते हैं। और CGST में से ही आप इसमें जो CGST के अंदर अमाउंट होता है इसकी आपको पेमेंट कर सकते हैं, यानी लाइबिलिटी को इसमें पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ पे CGST की जो लाइबिलिटी होती है और SGST की जो लाइबिलिटी होती है दोनों के अंदर आपस में पेमेंट का जो होता है लेन देन नहीं होती है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी CGST में 15,000 है
और यहाँ पर मेरा जो SGST में 15,000 का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे CGST मेरी 0 है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पे CGST पेमेंट करनी है तो मुझे इस लेज़र के अंदर या इस वाले लेज़र के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये CGST से पेमेंट नहीं लेता, सेट ऑफ नहीं होता। तो ये चीज़ तो हो गई दोस्तों, मैंने रूल्स आपको समझा दिए। अब रूल समझाने के बाद में अब मैंने अपनी 3B को जब फाइल किया तो तब फाइल करने पे सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप अपनी GSTR1 को फाइल करते हैं तो करने के साथ ही यहाँ पे आप जो GSTR1 के अंदर जो मैंने अपनी जो सेल दिखाई थी उस सेल का जो टैक्स बन रहा था, IGST मेरी 16,000 बन रही थी, CGST मेरी 500 और SGST भी 500 रुपये, यानी 566 रुपये का 16,372 रुपये। तो ये वाला अमाउंट आपको पहले अपने लेज़र बैलेंस होता है उसके अंदर आपको चेक करना होता है, यानी कि इस रूल के हिसाब से। और यहाँ पर आप देखेंगे मुझे 16,000 की IGST पे करनी है, तो मेरे यहाँ पे IGST जो होती है CGST के अंदर यहाँ से भी पे कर सकता हूँ, और ये जो CGST और SGST होती है यहाँ पे 0 है। तो अब इस केस में क्या होगा कि CGST और SGST में पेमेंट आपस में जो होता है कि ये इनका लेन देन नहीं होता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, PMT 09, मतलब इसका हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन भी मैंने किया था कि किस तरह से मैंने PMT 09 फाइल करके अपने जो कैश लेजर का जो बैलेंस होता है वो मैंने अपने जो ये IGST का जो अमाउंट होता है वो मैंने CGST के अंदर ट्रांसफ़र किया था 600 रुपये का। तो यहाँ पर ये वाली स्लाइड जैसे कंप्लीट हो गई। अब अगली नंबर की जो स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सेकंड नंबर। तो ये वाला आप देखेंगे कि मैंने क्या किया कि जो मेरा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो GSTR1 के अंदर 3.1 ये टेबल है, और इसके अंदर जो मेरी जो लाइबिलिटी बनती है जो मैंने आपको दिखाया 16,372 रुपये, इसको मैंने यहाँ पे IGST में लिखा हुआ है। और सेंट्रल टैक्स मेरे को कितना बन रहा था, 566 रुपये सेंट्रल टैक्स हो गया, और स्टेट टैक्स आप देखेंगे 566 का ये हो गया। तो ये तो मेरे की लाइबिलिटी बनती है कि मुझे पे करना है GST पोर्टल से। और ITC मेरे को कितना मिला, ITC आप देखेंगे 8,483 रुपये मुझे ITC मिला। सेंट्रल टैक्स में 12 रुपये 28 पैसे का मिला, और स्टेट टैक्स में 12 रुपये 28 पैसे का। तो ये तो मेरा ITC हो गया। अब मेरा यहाँ पर आप देखेंगे कि 15,000 तो मेरा यहाँ पे CGST पड़ा हुआ है, और 15,000 के अलावा 8,000 में अगर और जोड़ देता हूँ तो अप्रॉक्स 23-24,000 का मेरा यहाँ पे जो बैलेंस बन जाता है दोनों लेज़र का मिला के। और मुझे पे करना होता है यहाँ पे 17,000 तक का जो है टोटल पे करना है। लेकिन इसको पेमेंट करने के लिए मुझे जो IGST का जो ब्रेकअप है वो भी आपको समझाना है, CGST और SGST का जो पेमेंट का जो सेटअप होता है वो कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर जो 1,200 रुपये का मेरा अमाउंट था उसमें से मैंने PMT 09 यानी PMT 09 के तहत मैंने 600 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो फिर यहाँ पर 50 रुपये ऑलरेडी पेमेंट यहाँ पे था, यानी आप देखेंगे CGST के अंदर जो आप देखेंगे तो 50 रुपये का अमाउंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे 600 रुपये ऐड हो गया, तो 650 का अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से PMT 09 के थ्रू मैंने अपना केस का जो ट्रांसफ़र था IGST से CGST में ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसके बाद में क्या होता है, अब मेरे को IGST जो पे करनी होती है, पहली स्टेप मैंने तो ये की थी क्योंकि आपको भी चेक करना होता है, क्योंकि CGST और SGST में आपस में लेन देन नहीं होती। अब फिर अगले नंबर पे क्या होता है, अगली वाली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको ब्रेकअप समझा देता हूँ दोस्तों कि ये जो लेज़र बैलेंस होता है इसमें से अब 16,372 रुपये की जो पेमेंट होनी है, तो होने का सबसे पहला जो ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो आपका होता है टॉप प्रायोरिटी उसको, यानी कि फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी उसको दी जाती है। तो यहाँ पर IGST का जो अमाउंट होगा 16,372 रुपये का मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ITC आपको मिला, IGST आप देखेंगे मेरे को जो ITC कितना मिला, एलिजिबल ITC 8,483 रुपये। तो ये 8,483 रुपये इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये वाला अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में आएगा। मतलब जैसे आप 3B जब फाइल करते हैं तो जो आपका ITC होता है ये वाला अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में आएगा। और आने के बाद ये जो पेमेंट होता है 16,000 के अंदर इसका सेट ऑफ होगा। तो 16,000 में से जो 8,483 रुपये लेस हो जाते हैं तो रेस्ट अमाउंट आपके पास बचता है 7,889 रुपये। तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट इसने क्या किया, 16,000 ने यहाँ पे जैसे आएगा तो इसने इसका ब्रेकअप यहाँ पे कर लिया, और इसमें से फिर जो 7,889 रुपये जो रहते हैं ये पेमेंट जाएगी आपकी IGST में से।
मतलब ये इसमें CGST जो आपका होता है, सॉरी यहाँ पे SGST। तो अब यहाँ पर ये SGST का जो अमाउंट होता है, मैंने रूल आपको पहले समझाया था कि IGST को अगर कोई लाइबिलिटी आपकी बनती है तो वो तीनों हेड में से अपना पेमेंट ले सकता है, जिसमें उसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जिस हेड के अंदर उसका पैसा रखा होता है उसमें से वो ले सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास 15,000 का अमाउंट रखा हुआ था, इसमें 15,313 रुपये। तो इसमें से ये 7,889 जो रुपए है वो इसमें से प्लस हो जाएंगे, यानी ये दोनों मिला के जो अमाउंट निकल के आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे 16,372 का अमाउंट निकल के आ जाता है। और ये वाली मेरी IGST पे हो जाएगी। ये तो हो गया IGST का जो पेमेंट था, इस तरह से ये रिकवर करेगा। अपने जैसे 3B फाइल करते हैं उस टाइम का ये IGST का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब मैं अगला प्रोसेस आपको समझाता हूँ CGST का। तो यहाँ पर अगर आपको IGST में किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, अगर मान के चलोगे यहाँ पर अगर ये पेमेंट नहीं होता या इस हेड में होता, 12 रुपये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इस हेड में से भी पैसा ले लेता, या यहाँ पर अगर IGST का अमाउंट ITC के अलावा कुछ मेरा यहाँ पे रखा होता तो वो बैलेंस भी इसमें से ले लेता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला अमाउंट ITC का मिला, ये हो गया, फिर बाकी का रेस्ट अमाउंट इसने जो SGST था उसमें से लेस करने के बाद ये वाला अमाउंट इसमें ऐड करके IGST का पेमेंट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ CGST। अब CGST का जो पेमेंट होता है 566 रुपये 82 पैसा। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, ये वाला। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इसमें अगर आप बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर जब जैसे ही IGST की पेमेंट हो जाती है, 15,000 का अमाउंट जो होता है वो लेस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 7,000 कुछ अमाउंट जो होता है यहाँ पर पे होने के बाद में रेस्ट अमाउंट बच जाता है इसमें SGST के अंदर 7,424 रुपये, ये बैलेंस उसमें रह जाता है। अब यहाँ पर जो CGST होती है, अब इस CGST के अंदर मेरे पास 12 रुपये ऑलरेडी मेरे लेजर के अंदर बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये 566 रुपये की जो पेमेंट होगी, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 12 रुपये का जो पेमेंट था, अब 12 रुपये इसमें से लेस होगा, यानी सबसे पहले ये 12 रुपये का यहाँ पर इसमें से लेस होगा। अब 12 रुपये जब इसमें से लेस कर देते हैं तो 554 रुपये का बैलेंस रहता है। अब जो 554 रुपये का जो बैलेंस होता है वो किस में से लेगा, अब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जीरो हो गया। अब जीरो होने पर मैंने रूल आपको समझाया था कि जो CGST जो होता है, अब CGST और SGST का आपस में लेन देन नहीं होता। यहाँ पर मेरा जो बैलेंस जो है 554 रुपये का जो है वो बैलेंस कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को ITC जो कितना मिला था, सेंट्रल टैक्स 12 रुपये का, स्टेट टैक्स भी 12 रुपये का, तो 12 रुपये का तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आ गया। अब 12 रुपये इसने इसमें से डिडक्ट भी कर लिया, और करने के साथ ही अब यहाँ पर 554 रुपये की जो पेमेंट होती है वो मेरे को इसमें करनी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 554 रुपये की जो पेमेंट होती है, अगर मैं यहाँ पे PMT 09 के तहत अगर पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता तो उसके बाद जो 50 रुपये का बैलेंस मेरे उसमें था, तो अगर मैं वो पेमेंट इसमें ट्रांसफ़र नहीं करता, और यहाँ पे ये आप देखेंगे CGST के अंदर मेरा कैश लेजर में 50 रुपये का बैलेंस था, तो वो 50 रुपये लेस इसमें हो जाएंगे, और उसके बाद 504 रुपये की जो पेमेंट होती है मुझे कैश पेमेंट करनी होगी, जब भी मेरी 3B फाइल होगी, अदरवाइज मेरी 3B फाइल नहीं होगी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया, PMT 09 के तहत पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है 554 रुपये का जो बैलेंस है वो इस 650 रुपये जो CGST का जो अमाउंट बनता है इसमें से लेस होगा, और होने के साथ ही मेरी यहाँ पे CGST की पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला लेजर बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद का जो रेस्ट अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट बितना है 554 रुपये के बाद में, वो अमाउंट यहाँ पे आपको कैश लेजर में देखने को मिलेगा। तो ये पेमेंट तो हो गया ये CGST का। तो IGST का ब्रेकअप समझा दिया, और मैंने आपको CGST का भी समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ SGST की पेमेंट। अब वापस के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पेमेंट हो जाती है, IGST की पेमेंट मैंने कर दी, CGST की पेमेंट मैंने कर दी, और करने के बाद अब बात आती है यहाँ पे SGST। अब SGST की पेमेंट भी मुझे 566 रुपये की पेमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जो पेमेंट है इसमें CGST के अंदर ऑलरेडी अमाउंट है 7,424 रुपये का अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने लेजर बैलेंस अभी आपको दिखाया था कि CGST फाइल करने के बाद यहाँ पे रेस्ट अमाउंट बच गया 96 रुपीज़ का।
तो ये 96 रुपीज़ है और ये 674 रुपये का बैलेंस बच गया उसमें, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र किया था। अब ये जो CGST जो SGST का अमाउंट है 7,424 रुपये का है, और यहाँ पर मुझे जो पेमेंट करनी है 566 रुपये की। अब इसमें भी क्या होता है, 12 रुपये का ये जो स्टेट टैक्स होता है, यहाँ पर आप देखेंगे CGST यहाँ पे रखा हुआ है, तो 12 रुपये इसमें से भी लेस होगा, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेज़र होता है इसमें से, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है इसमें से लेस होने के बाद में ये CGST में से इसमें से निकल जाएगा। तो 7,424 में से अमाउंट अगर रेस्ट निकलने के बाद में 600 रुपये समथिंग जो भी अमाउंट रहेगा, तो ये ब्रेकअप हो गया SGST का। तो यहाँ पर अब मैं आपको वापस फाइनल स्टेप दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आप देखेंगे लेज़र बैलेंस 16 तारीख का है, जब मैंने अपनी 3B को फाइल करने से पहले का। अब जब मैं लास्ट की स्टेप आपको दिखाता हूँ, जब लास्ट मैंने ये जैसे IGST का अमाउंट का ब्रेकअप समझा दिया, CGST का और SGST का भी मैंने आपको समझा दिया। अब जब मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरा फाइनल लेज़र बैलेंस है। तो लेज़र बैलेंस पे आप देखेंगे कि 16 तारीख का मेरा लेज़र बैलेंस है। तो बिफोर GSTR 3B फाइल करने से पहले आप देखेंगे मेरा लेज़र बैलेंस जो था 674 रुपये का यहाँ पे था, जो कैश लेज़र का हो गया, जो एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको यहाँ पे पूरा इससे पहले की जो, और 96 का वो रेस्ट अमाउंट बचा था। अभी यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर जो 82 रुपीज़ है, तो ये वाला अमाउंट अभी मैंने इससे प्रीवियस आपको दिखाया था कि जब मैंने यहाँ पे SGST जो अमाउंट थी वो पे करने के बाद एज़ पर माई कैलकुलेशन, यानी कि मैंने अपनी जो कैलकुलेशन आपको समझाई थी उसके हिसाब से मेरे पास बचना चाहिए था 6,858 रुपये मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों 0-0 हो गया। 0-0 क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को ITC यहाँ पे कम मिला और मुझे अपनी पे करनी थी ज़्यादा। तो लेकिन 16 तारीख का लेज़र बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, GSTR ये मैंने कैलकुलेशन करने के बाद रेड कलर में जो दिख रहे हैं ये मैनुअली मैंने इसमें चेंजेस किए हैं ओवरराइट। और फाइनल लेज़र बैलेंस ये 18 तारीख GSTR 3B जब मैंने फाइल की थी अपनी GST पोर्टल पे, तो मेरे लेज़र बैलेंस के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र 674 रुपये का ये बैलेंस बिल्कुल ओके है। यहाँ पे 96 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बच रहा था, लेकिन यहाँ पे 95 है। तो ये 95 क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल की जो वैल्यू थी उसको मैंने नहीं लिया। तो डेसिमल की वैल्यू नहीं लेने की वजह से आपको 2 या 1-2 रुपये का डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये 95 रुपीज़ हो गया। फाइनल मैं लेज़र बैलेंस दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू जो होती है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर जो बैलेंस आपका दिख रहा है कि 6,856 रुपये, अब 6,856 रुपये का जो बैलेंस है ये फाइनल है। मैंने जो अपनी कैलकुलेशन अभी आपको समझाई थी उसके हिसाब से, तो यहाँ पर फाइनल ये है, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे 6,858 रुपये का ब्रेकअप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, मैं वही कहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल को इंक्लूड नहीं किया था। आप देखेंगे कि 82 रुपीज़ है, 82 रुपीज़ है, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो इस वजह से यहाँ पे आपको 2 रुपये का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से, ये तो मेरी कैलकुलेशन थी जो रेड कलर के अंदर मैंने आपको दिखाई है, और जब 3B को मैंने फाइल किया, फाइल करने के बाद में ये फाइनल जो स्टेटमेंट होती है, ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का बैलेंस मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके साथ ही टोटल मैंने ब्रेकअप भी आपको समझा दिया था कि किस तरह से GST पोर्टल पे जब आप अपनी 3B को फाइल करते हैं तो उसके इंटरनल जो होती है पेमेंट सेटअप के क्या रूल होते हैं, किस तरह से पेमेंट का जो सेटअप होता है, उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया था, इसी प्रोसेस के हिसाब से जितने भी GST पोर्टल पे जो आप अपनी जब 3B फाइल करते हैं तो उसी प्रोसेस को, जो इंटरनल प्रोसेस होता है, होने के बाद में जब फाइनल आप 3B फाइल कर देते हैं तो बाकी का जो आपका ITC होता है उसको प्लस माइनस करने के बाद में फाइनल जो लेज़र बैलेंस आपको देखने को मिलता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र हो। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है दोस्तों, उन्हीं स्टेप्स के हिसाब से ये जो पेमेंट होता है GST पोर्टल के अंदर उसका सेटअप होता है, होने के बाद फाइनल आपको लेज़र बैलेंस देखने को मिलता है GST पोर्टल पे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।